चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है। ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कानून, कोई भी निर्णय लिया, उनको हम 100% अपना समर्थन देंगे। ये भारत सरकार के कार्यक्रम में शरीक होना था, यहीं पर पास में ही उस कार्यक्रम का समारोह था। अनेक प्रकार की नई योजनाएं, खास करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, देश के नौजवान जिसके पास ऊर्जा है, ऐसे ऊर्जावान नौजवानों के हाथ में अगर हुनर आ जाए तो मेरा देश का ऊर्जावान नौजवान पूरे भारत को नई ऊर्जा दे सकता है, नई गति दे सकता है, विकास की नई उड़ान दे सकता है। और इसलिए आज यहां पर स्किल डेवलपमेंट के अनेक योजनाओं का आरंभ किया है। पूरे देश में भी अनेक कार्यक्रमों को आज लॉन्च किया गया है। देश और दुनिया में आने वाले दिनों में जिनके पास युवा धन है, युवा शक्ति है, वे विश्व में अपनी ताकत दिखा सकता है, अपना अस्तित्व दुनिया के लिए उपकारक सिद्ध कर सकता है। भारत आज सौभाग्यशाली है कि भारत के पास 35 से कम आयु की संख्या 65% से ज्यादा है। आज गाड़ी में अजय राय जी ने मुझे कहा कि वो ब्लड डोनेशन का कैंप चलाते थे। आमतौर से ब्लड डोनेशन कैंप में व्यक्ति जाता है, कहता है मैं अपना खून देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 99% गरीब ईमानदार लोगों से बिना पूछे खून निकाल दिया। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, यह निर्णय उन्होंने क्यों लिया, उनकी क्या सोच थी, लक्ष्य क्या था, मैं पूरा आपको आज बताऊंगा। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीब लोगों पर वार कर रही। किसानों ने उनसे 3 चीजें मांगी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। 30 दिन की यात्रा हमने यहां की। 2 करोड़ फॉर्म किसानों ने भरे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरवाए। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं स्वयं वो 2 करोड़ फॉर्म नरेंद्र मोदी जी के सामने मैं स्वयं गया और हमने उनसे कहा कि हिंदुस्तान का किसान
रो रहा है, हर रोज आत्महत्या कर रहा है, से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद हो। पूरा महीना संसद चलने नहीं दी। ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे। ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी, इससे वो भाग रहे थे, डर रहे थे। अब तक जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था और इसलिए संसद में हो हल्ला करो, नारेबाजी करो, स्पीकर महोदय पर कागज के टुकड़े फेंको, यही काम करते रहे। अरे म्युनिसिपैलिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचते हैं। देश की संसद को, उसकी गरिमा को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास, मेरे देशवासियों, ये बातें सामान्य नहीं है, गंभीर है। देशवासियों को समझना होगा। संसद पहले भी रुकती थी, संसद में पहले भी रुकावटें आती थी, लेकिन तब रुकावटें आती थी क्योंकि विरोधी दल मिलकर के बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, घोटालों को उजागर करना चाहते थे, घोटालेबाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे और इसलिए कभी कभी संसद में व्यवधान आते थे। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे। सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी, विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे थे। मजदूरों के बारे में नरेंद्र मोदी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहा कि ये लोग पूरा दिन गड्ढा खोदते हैं, पूरा दिन गड्ढा खोदते हैं। मनरेगा को उन्होंने गड्ढा खोदना कहा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान को बनाता है। और आपने मनरेगा को खत्म करने की कोशिश की, आपने मनरेगा का मजाक उड़ाया, आपने हिंदुस्तान के मजदूर का मजाक उड़ाया और हम सब का मजाक उड़ाया। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें हैं। आदिवासियों से आप उनका जल, उनकी जमीन, उनका जंगल छीनते हो अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए। अगर कोई भी आदिवासी खड़ा होता है, कहता है ये मेरा हक है, ये मेरी जमीन है, आपकी सरकारें उसको गोली मार के गिरा देती हैं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आग, ये परिवर्तन की ललक, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी क्यों आई है? यहां के लोग
गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। हर कोई गुंडागर्दी कर रहा है। सरकार में बैठे लोग गुंडागर्दी करने वालों को सह दे रहे हैं भाइयों, तो सामान्य मानवी जाएगा कहां? उसका मकान छीन ले, उसकी जमीन छीन ले, वो जाएगा कहां? भाइयों बहनों, जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे, ये गुंडागिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले। पिछले 2.5 साल में आपने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह सरकार का आंकड़ा है। आज हिंदुस्तान का 60% धन 1% अमीर लोगों के हाथ में है। उससे आगे जाना चाहता हूं। मानवी को परेशान करने वाले लोग चुप बैठने वाले नहीं है, और इस चुनाव में भी ये गुंडागिर्दी पालने वाले और गुंडागिर्दी करने वाले बेखौफ होकर के चुनाव में अनाप शनाप सब कुछ करने पर तुले होंगे, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हिंदुस्तान का नेक दिल इंसान उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए संकल्पबद्ध होकर के परिवर्तन ला करके रहने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। सबसे ज्यादा धन सिर्फ 50 परिवारों के पास है। 50 परिवारों के पास हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग है। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है। इन परिवारों के लोग, नाम मैं नहीं कहूंगा, नाम आप जानते हो। हां, यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के लड़के बड़े होशियार हैं। इन परिवारों के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, उनके जहाज में बैठते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोग जो अपना खून पसीना देते हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते हैं पार्लियामेंट हाउस में। और दूसरी तरफ 1% अमीर लोग, 50 परिवार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या काला धन 99% लोगों के पास है या 50 परिवारों के पास है? एक 1% अमीर लोगों के पास है या 99% हिंदुस्तान के पास है? आप मुझे बताओ। मैं आज हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। भाइयों बहनों, संसद के सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच में मैंने उनके सामने आग्रह से कहा था कि देश ईमानदारी चाहता है, देश ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। राजनीतिक दल, राजनेता, उनके प्रति जनता के दिल में अविश्वास भरा पड़ा है। लोकतंत्र में हम राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि हम जनता को
ईमानदारी का विश्वास दिलाएं। और मैंने कहा था कि इस बार संसद में हम खुल करके चर्चा करें, दो विषयों पर खुल करके चर्चा करें कि पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल, उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए, ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, देश की जनता के सामने ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते। ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी और मैंने आग्रह किया था कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। जब मजदूर को कैश में पैसा मिलता है वो काला धन नहीं होता है। जब मिडिल क्लास का कोई जाकर मिठाई खरीदता है उसके जेब में से काला धन नहीं निकलता है। जब छोटा दुकानदार अपना खून पसीना अपनी दुकान में डालता है वो काला धन नहीं होता है। दूसरी बात, पूरा का पूरा काला धन कैश में नहीं है। हिंदुस्तान के जो चोर हैं वो होशियार होते हैं। सही बात है नहीं? हिंदुस्तान के चोर होशियार हैं या नहीं? है ना? हिंदुस्तान के चोर कंजूस हैं या नहीं? बताओ भाई, है नहीं? हैं। तो ये जो चोर हैं ये होशियार हैं, कंजूस हैं। जैसे ही इनको पैसा मिलता है ये और पैसा कमाना चाहते हैं। ये अपने पैसे को कैश में नहीं रखते हैं। ये अपने पैसे को रियल एस्टेट में, जमीन में, बड़ी बड़ी इमारतों में, सोने में और विदेशी बैंक अकाउंट्स में रखते हैं। मतलब, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है। हिंदुस्तान का सिर्फ 6% काला धन कैश में है। बाकी काला धन 94% काला धन विदेशी बैंक अकाउंट्स में है, रियल एस्टेट में है, जमीन में है और सोने में है। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी 6% काले धन के पीछे क्यों दौड़े, 94% काले धन के पीछे क्यों नहीं गए? सिर हिला रहे हैं आप, सही बात है ना? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा काला धन रियल एस्टेट में है, इमारतों में है, जमीन में है और विदेशी बैंक अकाउंट्स में है। 8 नवंबर को हमने नोटबंदी का निर्णय किया। आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है। मालिया लंदन में बैठा है। डीमोनेटाइजेशन के बाद, 8 नवंबर के बाद, 8 नवंबर से पहले नहीं, 8 नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की टॉफी विजय माल्या के मुंह में डाली है। आज परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं, कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। नोटबंदी के बाद सियासी युद्ध इतना ज्यादा हो गया है कि अब संसद के बाहर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ये आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव तक
देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश